Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 14 है जिसका कोड CC402 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है, उसी के तहत हम लोग यूनिट 3 जो है उसको आज देखेंगे। और यूनिट 3 के अंतर्गत हमें यूएन स्ट्रक्चर को देखना है और साथ ही साथ इसमें स्पेशल जो फोकस करना है जनरल असेंबली जो है उस पर और सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्गेनाइजेशन और उसके वर्क, उसके फंक्शन को हमें फोकस करना है। दैट मीन्स कि हमारा जो टॉपिक है यूएन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और महासभा के गठन और कार्य तथा सुरक्षा परिषद के गठन और कार्य। तो ये हमें टॉपिक पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय इस क्लास से पहले हमने देखा कि जो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था लीग ऑफ नेशन किस तरह से फेल्योर हो गया, और उसके पहले भी हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनकी अर्थ डिफिनेशन को समझा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसा मंच है जहां विश्व के सभी देश जो हैं उसके मेंबर होते हैं, और ये मेंबरशिप उनकी स्वेच्छा से होती है, ऐसा नहीं कि जबरन होती है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पीस को इस्टेब्लिश करना है, मानवता को बचाना है, युद्धों को रोकना है, और हर राज्य का जो अपना राष्ट्रीय हित होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है राज्य इसमें व्यवहार करते हैं। और एक तरह से हम कहें तो पूरे विश्व को एक मंच पर लाने का कार्य जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था 1945 में, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में यूएन या यूएनओ बोलते हैं। तो इसकी जो संरचना थी ये किस तरह से बना, इसकी संरचना मतलब कैसे हुई, क्योंकि ये हमारे कोर्स में देखना है। और दूसरी चीज़ है कि इसका उद्देश्य क्या था और इसके जो सिद्धांत थे वो किन सिद्धांतों पर ये जो हैं आधारित थी। और इसके बाद इसके अंगों की चर्चा करेंगे हम लोग, और अंगों में स्पेशली हमें 2 अंग के बारे में पढ़ना है, एक जनरल असेंबली और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब महासभा और सुरक्षा परिषद का गठन और कार्य, ये दोनों हमें फोकस करना है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाने का किन सिद्धांतों पर बना है उनकी चर्चा करेंगे और उनके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक जो इसके अंग हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उसको हमें समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको कैसे बनाया गया, वो कैसे बना, इसका और इसका उद्देश्य क्या था, और इसके जो बनाने के सिद्धांत हैं उनकी चर्चा पहले हम करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व के समक्ष अनेक विकट समस्याएं थीं, परंतु शांति की स्थापना की समस्या उनमें से सबसे अधिक इम्पोर्टेंट थी, विकट थी। शांति स्थापित करने तथा उसके लिए अस्थायी व्यवस्था करने का कार्य वैसे ही कठिन होता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह काम और भी कठिन हो गया था। अब तक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर विध्वंसक युद्ध जो था वो नहीं लड़ा गया था, और इसमें आधुनिकतम तथा विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पे प्रयोग हुआ, और उसके चलते दोनों पक्षों की जो दोनों हानि हुई इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत ही कठिन है। और जो इस कटु सत्य से विचारशील
व्यक्तियों को यह सोचने के लिए जो है वो जो भयावह युद्ध थी उस घटना से जो भी विचारशील व्यक्ति थे वो यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि किस तरह से जो है अस्थाई शांति को स्थापित करने के लिए कि वो क्या उपाय किया जाए। और एक दिन संपूर्ण विश्व जो है वो अगर शांति एस्टेब्लिश नहीं होगी और यही स्थिति रहेगी तो एक दिन संपूर्ण विश्व जो है उसका अंत हो जाएगा। तो मानव सभ्यता को बचाने के लिए और उसको युद्ध की विभीषिकाओं से बचाने के लिए संस्कृति की अतीत गाथा ना बन जाए, इसके लिए उनकी समझ में इस स्थिति से बचने का केवल एक ही उपाय था, शांति कायम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना। परंतु राष्ट्र संघ के अनुभव से यह ज्ञात था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था के लिए केवल सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक नहीं है, वरन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। और इस कारण से एक और युद्ध को रोकने तथा शांति को कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी और महसूस की गई, और वहीं दूसरी ओर उस संगठन के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी आवश्यक समझा गया जो विश्व शांति को ठोस आधार देने में सहायक थे। और युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी अनुभव का परिणाम थी। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए थे, जहां एक और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था तथा शांति के खतरों को प्रभावशाली सामूहिक उपायों के द्वारा रोकना है। वहीं दूसरी ओर इसका उद्देश्य ऐसी स्थितियों का निर्माण करना है जिससे कि शांति और सुव्यवस्था को अस्थायी आधार देने में सहायता मिल सके। और यह संगठन इस धारणा पर आधारित है कि रंग भेद और उपनिवेशवाद का भावी संकटों के कारण जो है वो बन सकता है, और इसलिए संघ के चार्टर में इन समस्याओं के निराकरण के लिए की व्यवस्था की गई है और इसे निमित्त मनुष्यों के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया गया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य काफ़ी जो है वो व्यापक और उपयोगी हैं। अब है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना इसको कैसे बनाया गया, तो इसके बनाने के पीछे जैसा कि एक महत्वपूर्ण कारण तो आप जानते ही हैं कि वो शांति को बनाए रखना था, युद्ध से बचाना था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है लीग ऑफ नेशन जो है बनाया गया उसके बाद, लेकिन वो क्या है सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी देशों को एक करने में, एकजुट करने में और उनको युद्ध से वह रोक नहीं पाया, क्योंकि उसमें कुछ संवैधानिक कमियां थी, स्ट्रक्चरल कमियां थी, पॉलिटिकल कमियां थी, जिसके कारण से वह नहीं कर पाया। लेकिन इसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इतना ज़्यादा भयावह था और इसमें इतनी ज़्यादा मानवता की क्षति हुई और इतने अधिक जो है अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग हुआ, उसको देखकर यह लगता था कि जो है अब जो है वो विश्व के जो मानव सभ्यता है वो समाप्त हो जाएगी और जो भी यहाँ की संस्कृति है वो समाप्त हो जाएगी। और इसको समाप्ति से रोकने के लिए एक महसूस की गई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की, और उसके आधार पे जो है जो बाद में बहुत सारे सम्मेलन हुए, कॉन्फ्रेंस हुए और इसकी नींव रखी गई और बाद में अंततः जो है वो इसका निर्माण हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो कैसे हुई। तो सबसे पहले जो है सन 1939 में जेम्स साटवेल की अध्यक्षता में कमीशन टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस आयोग का एक गठन किया गया, और जिसका कार्य था कि भावी संगठन की रूप रेखा के संबंध में सुझाव देना। इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना है, उसकी भावी जो रूपरेखा क्या होगी इसकी मतलब इस पर सुझाव देने के लिए ये बनाया गया। और उसके बाद सन 1942 के ग्रीष्मकाल में एक विश्वविद्यालय समिति
द यूनिवर्सिटी कमीशन जो थी, कमिटी जो थी, की स्थापना की गई। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध में अमेरिकी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों के विचार जानना और आम जनता एवं उसकी सरकार को उसके विचारों से अवगत कराना। तो इसलिए 1942 में एक जो है यूनिवर्सिटी कमिटी की भी गठन की गई। और उसके बाद सन 1944 में न्यायाधीश मैनली ओ हडसन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों द्वारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अमेरिकी श्रमिक संघ जैसी संस्थाओं के द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के पक्ष में सुझाव दिए गए। और उसके बाद हुआ लंदन की घोषणा। 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्रों द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसे लंदन घोषणा के नाम से जानते हैं। और इस घोषणा में भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों की ओर संकेत किया गया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, यूगोस्लाविया तथा जनरल डिगार्ड्स के फ्रांस ने मिलकर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया। और यह घोषणा नाजी आक्रमण से त्रस्त होकर की गई थी। और इस घोषणा में निम्न कुछ बातें कही गई थी। उसमें क्या बातें थी? पहली बात जो थी कि अस्थायी शांति की सही आधार है विश्व के स्वतंत्र जनसमूहों में ऐच्छिक सहयोग, एक जो है वैसे विश्व में जो संघर्ष से रहित हो तथा जहां सभी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का उपयोग हो सके। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कहा गया कि घोषणा करने वाले राज्य आपस में तथा अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ युद्ध या शांति दोनों में मिलकर कार्य करेंगे। तो ये बातें कही गई थी। और उसके बाद हुआ अटलांटिक चार्टर। तो इसमें क्या कहा गया था? तो एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की दिशा में प्रथम कदम 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक घोषणा पत्र द्वारा उठाया गया। और 9 अगस्त 1941 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को सुझाव दिया कि वे मिलकर एक घोषणा करें जिसमें कुछ व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख है और जो उनकी नीतियों को निर्देशित करे। 12 अगस्त 1941 को रूजवेल्ट और चर्चिल अटलांटिक महासागर के एक युद्धपोत पर मिले और आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक घोषणा पत्र की और पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि ये अटलांटिक जो महासागर था उसमें एक शिप पर हुई थी, इसलिए इसे अटलांटिक घोषणा पत्र भी कहते हैं। और 14 अगस्त 1941 को उनकी घोषणा की गई और यही घोषणा पत्र अटलांटिक चार्टर के नाम से विख्यात है। अटलांटिक चार्टर में एक प्रस्ताव और 8 खंड थे और इसकी तुलना राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों से की गई। और चार्टर के केवल 8वें तथा अंतिम सूत्र में सामान्य सुरक्षा के लिए अस्थायी पद्धति की चर्चा की गई थी। और वेंडेनोस पोस एक हैं, वेंडेनस पोस तथा होगन ने अटलांटिक चार्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ के सृजन का प्रथम पग उसको कहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942 को द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो हुआ था 1 जनवरी 1942 को हुआ। और इसमें क्या कहा गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना करने की दिशा में यह दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो कदम संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के रूप में उठाया गया। और इस घोषणा में 26 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। और इसमें यह प्रतिज्ञा की गई कि घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारें कभी भी धुरी राष्ट्रों के साथ संधि नहीं करेंगे
और उनके विरुद्ध जो है सारी शक्ति लगा देंगे। और इस प्रकार धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। और इसके बाद जो हुआ, वेंडेनम वोश जो थे तथा होगन ने लिखा है कि यदि अटलांटिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापित करने में प्रथम पग थी तो 1 जनवरी 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा दूसरा उसका स्टेप था बनने का। इसके बाद गेटेल ने लिखा है कि जब मित्र राष्ट्रों को यह विश्वास हो गया कि धुरी राष्ट्रों पर विजय पाना स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, तो उन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कायम किया। और संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। 3 जनवरी 1942 को लॉर्ड प्रिवी सील को लिखे गए एक पत्र में प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि इस समय युद्ध में एक साथ मिलकर काम करने वाली सभी शक्तियों को राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी है और यह नाम मैत्री संघ है, अलायंस है अथवा संगठित राष्ट्र है। एसोसिएटेड पावर जो है वो इनको कहना अति ज़्यादा उत्तम होगा। उसके बाद हुआ मॉस्को का घोषणा पत्र। तो इसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में जो तीसरा कदम था वो 30 अक्टूबर 1942 को मॉस्को में उठाया गया। और मॉस्को सम्मेलन युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का सर्वप्रथम सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में अमेरिकी सचिव कार्डेल हल, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईडेन, रूस के विदेश मंत्री मिलोतो तथा चीन की ओर से फू पिंगसू ने भाग लिया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के बीच किसी भी प्रकार की दरार को रोकना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का शिलान्यास मॉस्को सम्मेलन में ही किया गया कि उसके उद्देश्य क्या होंगे। और इसलिए मॉस्को सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में प्रथम जो है वो सक्रिय एवं व्यवहारिक प्रयास जो है वो हम एक तरह से कह सकते हैं, जो मॉस्को डिक्लेरेशन था। उसके बाद वेंडेनस वोस तथा होगन के शब्दों में इन लोग क्या कहा कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दृष्टिकोण से मॉस्को घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके वक्तव्य अटलांटिक घोषणा की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट थे। और इनके द्वारा रूस ने निश्चित रूप से यह प्रतिज्ञा की कि वह एक सुरक्षा संगठन को स्थापित करने में सहयोग देगा। और एसबी किलोव ने लिखा है कि मॉस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की जन्मभूमि बन गई, क्योंकि वहीं पर सुरक्षा की स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद तेहरान सम्मेलन हुआ। तो मॉस्को सम्मेलन के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में संयुक्त राष्ट्र के 3 बड़े नेताओं चर्चिल, रूजवेल्ट तथा स्टालिन ने का एक सम्मेलन हुआ। और यह सम्मेलन 28 नवंबर 1943 से लेकर 1 दिसंबर 1943 तक चला। और तेहरान सम्मेलन के नाम, और इसको तेहरान सम्मेलन के नाम से यह विख्यात हुआ। यह द्वितीय जो युद्ध काल का प्रथम शिखर सम्मेलन था, जिसमें तीनों राज्यों के अध्यक्ष सम्मिलित हुए। और यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा मार्शल स्टालिन एक दूसरे के संपर्क में आए थे। मतलब रूस और एक तरह से कहें तो अमेरिका जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार जो है उस समय इसी घोषणा तेहरान सम्मेलन में सामने आए थे। इसके बाद है डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन हुआ। और इसमें क्या हुआ, यह जो सम्मेलन अक्टूबर 1944 को डम्बार्टन ओक्स वाशिंगटन में
चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और इसमें भावी संस्था की रचना, कार्य, मुख्य अंग आदि विषय से संबंधित रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। और यह सम्मेलन दो भागों में हुआ। पहले अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार किया गया और दूसरी बार रूस के स्थान पर चीन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और इस तरह से यह जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के लिए जो सुझाव दिए गए वे अक्टूबर 1944 को प्रकाशित किए गए और डम्बार्टन ओक्स सुझावों में 12 अध्यायों को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसमें निहित किया गया था। इसके बाद जो हुआ याल्टा सम्मेलन हुआ और डम्बार्टन जो ऑक्स सम्मेलन में मतभेद को दूर करने के लिए रूस के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 4 फरवरी 1945 से 11 फरवरी 1945 तक चला और इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे, स्टालिन तथा चर्चिल ने भाग लिया और यह दूसरा अवसर था जब ये तीनों राजनीतिज्ञ एक दूसरे से मिले थे और इसलिए इसे द्वितीय महायुद्ध काल का दूसरा शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और इस सम्मेलन में डम्बार्टन ओक्स के अधूरे जो कार्य थे, जो पूरे नहीं हो पाए थे, उसको पूरा करने का कार्य किया गया। और इसके बाद जो हुआ वो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ और यह जो याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को शहर में संयुक्त राष्ट्रों की एक सम्मेलन को जो है वो बुलाया गया और इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को तैयार करना था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्णतः स्थापित करने के लिए इसको किया गया था। और इस सम्मेलन में 46 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और बाद में 4 अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में भाग लेने आए हुए प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 282 थी। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ अनेक सलाहकार भी आए हुए थे और सलाहकारों की कुल संख्या 1500 से अधिक थी। और विश्व प्रेस तथा रेडियो सेवाओं की ओर से 2636 प्रतिनिधियों को भी भेजा गया था और इस प्रकार यह इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन था, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसके बाद इस सम्मेलन को के बारे में ईपी चेज ने इस सम्मेलन को सबसे महान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा और उसी तरह से राष्ट्रपति ट्रूमैन के अनुसार यह विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। और इस सम्मेलन की तुलना में 1919 में होने वाले पेरिस शांति सम्मेलन से की जाती है। और सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन का अधिवेशन लगभग 2 महीनों तक चला और 26 जून 1942 को सम्मेलन का कार्य समाप्त हुआ और 26 जून 1942 को 50 राज्यों ने लगभग 10,000 शब्दों वाले एक जो मसविदा पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और इसी ट्रूमैन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को बधाई दी और 28 जुलाई 1942 को अमेरिकी सीनेट में एक मत से यह घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और लास्टली 24 अक्टूबर 1942 को तक सभी बड़े राष्ट्रों ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया। अतः इसी दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर विधिवत पूर्वक इसको लागू कर दिया गया है तथा इसी दिन से 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 10 जनवरी 1946 को लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम जो सभा थी उसकी बैठक हुई और यह तिथि राष्ट्र संघ के जन्म की 16वीं वर्षगांठ पर हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विधान भी प्रस्ताव
विधान भी एक प्रस्तावना से शुरू हुआ और इसमें संघ के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों का वर्णन किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा जो है चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में की गई है और एक प्रस्तावना का भी एक संक्षिप्त जो है इसमें ये किया गया है, बताया गया है कि इसकी प्रस्तावना क्या होगी। और इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो उद्देश्य क्या होंगे और इसमें कौन कौन सी बातें होंगी। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बना तो उसके उद्देश्य क्या थे बनाने के, उसके उद्देश्यों की चर्चा करते हैं हम लोग। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना इसमें संगठन के सामान्यतः उद्देश्यों की चर्चा की गई है और इसमें संघ के संपूर्ण उद्देश्यों की विवेचना नहीं हो पाई है। इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद 1 में व्यवस्था की गई है और उसके अंतर्गत जो है ये उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला जो इसका उद्देश्य दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की रक्षा करना और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांति विरोधी तत्वों के निवारण तथा आक्रमण सूचक कार्यों एवं शांति एवं अन्य अतिक्रमणों के दमन के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक उपाय करना तथा शांतिपूर्ण उपायों से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निर्णय करना जिससे शांति के भंग होने की आशंका हो। मतलब अब एक साथ सामूहिक जो है वो कार्रवाई के द्वारा जो भी देश ऐसा करते हैं उनको रोकना कि वो ऐसा ना करें और एक तरह से जो है सामूहिक कार्रवाई के द्वारा जो भी युद्ध जैसी जो घटनाएं हैं उसको कैसे रोका जाए, इन सब को करने का उद्देश्य जो है वो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में जो है इसमें कहा गया है कि उसकी सुरक्षा को कैसे बनाए रखा जाए। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच जो भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों के बीच सब लोगों के समान अधिकार और स्वाधीनता के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित उपाय करना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो कही गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसका उद्देश्य जो समझ में आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना तथा जाति भाषा लिंग धर्म भेद किए बिना सबके साथ मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देना एवं उसको प्रोत्साहित करना, ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब है कि इस अगला जो चौथा जो उद्देश्य है कि इन सामान्य उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए एक केंद्रक कार्य को करना, मतलब एक सेंट्रलाइज वे में एक काम करना, एक केंद्रीय शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वो काम कर सके। और इस प्रकार चार्टर की धारा 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के निम्न बातों को उसमें प्रकट किया गया है, जिसमें पहला जो बात कहा गया है कि शांति और सुरक्षा को कायम रखना और दूसरा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और सामंजस्य रखना और चौथा सामंजस्य। मतलब ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के और ये इसके चार्टर जो इसका संविधान है इसका चार्टर है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में इन चारों बातों को कही गई है जिसमें शांति और सुरक्षा को कायम रखना, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और चौथा सामंजस्य जो है वो रखना। तो इस तरह से जो है इसके सभी जो उद्देश्य जो बताए गए हैं तो उसके अंतर्गत हम इन चारों चीज़ों को देखते हैं कि ये चारों चीज़ें जो है वो क्या हैं।
तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्ण और सुरक्षा को कायम रखना। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाना। क्योंकि इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि दो जो भयंकर युद्ध हुए, जिसमें मानवता की जो पर्यावरण थी उसकी और मानव जाति संस्कृति की जो है बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, और इसलिए ये सब दोबारा फिर से ना हो, इसको रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इसका मेन जो उद्देश्य था कि किस तरह से जो पीस है, वर्ल्ड पीस को जो है वो एस्टैब्लिश्ड किया जा सके। और इसके पीछे जो है गुड्स पीड के ने कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य है, और ऐसा यह सोचकर किया गया कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विश्व शांति और सुरक्षा का वातावरण नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वातावरण में ही वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन कर सकता है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने संघ के उद्देश्यों की सूची में सबसे पहले जो है स्थान शांति और सुरक्षा को प्रदान किया है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह कहा गया है कि संघ शक्ति को भंग करने वाले भय को दूर करने के लिए प्रयास करेगा, और आक्रमणकारी कार्यों को दबाने तथा शांति को भंग करने वाले कार्यों को रोकने का प्रयत्न करेगा। वह आक्रमण सूचक कार्यों एवं शांति के अन्य जो शांति के अन्य अतिक्रमण क्रमकों के दमन के लिए प्रभावशाली सामूहिक रूप से कार्रवाई करेगा। जो भी देश युद्ध करना चाहता है, जो आक्रमण करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में सामूहिक जो है वो दायित्व के साथ जो है वो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और चार्टर के अध्याय 9 में शांति को खतरे तथा शांति भंग अथवा आक्रमण की विभीषिकाओं को रोकने के उपाय बतलाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का यह उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान करने का प्रयास करे। और यह भी कहा गया है कि शांति भंग होने की वास्तविक स्थिति तथा आक्रमण से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न शांतिपूर्ण तरीकों द्वारा विवादों को निपटारा करने का प्रयास करेगा। और चार्टर का जो 6ठा अध्याय है, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की जो है व्यवस्था को बतलाता है, और शांति और सुरक्षा को कायम रखने के उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2 में अनुदेशित करती है कि सदस्य राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने का इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा न्याय को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो ये बातें जो है वो चार्टर के अलग अलग अनुच्छेदों में ही इसको बता दिया गया है, चाहे वो 2 अनुच्छेद हो, चाहे उसका 6ठा अनुच्छेद हो, चाहे 9वां अनुच्छेद हो। मतलब हर हाल में शांति को एस्टैब्लिश करने की, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कहा गया है। दूसरा जो उसका उद्देश्य जो बताया मैंने कि उसको मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो मैत्रीपूर्ण जो संबंध है मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स, सभी राष्ट्रों के बीच। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्णय और समान अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर सदस्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना है। और शांति और सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भय, अनिश्चितता और संदेह तथा ईर्ष्या के वातावरण में किसी भी प्रकार की शांति संभव नहीं हो सकती है। और वास्तविक शांति और सुरक्षा तभी कायम रह सकती है जबकि राष्ट्रों के बीच राष्ट्रों के बीच भय, आशंका तथा ईर्ष्या का अभाव हो। और चार्टर निर्माता इस उद्देश्य में से भली भांति परिचित हैं, इसलिए उन्होंने शांति और सुव्यवस्था को कायम रखने के साथ साथ राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य इसको घोषित किया गया है। परंतु चार्टर में इस बात का निश्चित रूप से कोई उल्लेख नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए कौन कौन सा रास्ता अपनाएगा।
सिर्फ इतना कहा गया है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास का आधार समान अधिकारों तथा सब लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर होगा। दो इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं कि जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें पहला इम्पोर्टेंट कि सभी के समान अधिकारों की बात की गई है, और दूसरा कि आत्मनिर्णय का जो है वो अधिकार हर राज्यों को दिया गया है, और इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करने की बात कही गई है। और कोई बात जो है इसके चार्टर में इसके अंतर्गत नहीं की गई है, परंतु सबों के समान अधिकार तथा आत्मनिर्णय के प्रसंग का यह अभिप्राय यह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यथास्थिति में इन दोनों सिद्धांतों के अनुरूप परिवर्तन लाने की गारंटी देता है। इसका अभिप्राय तो सिर्फ इतना है कि इन सिद्धांतों के प्रति सम्मान प्रस्तावित और मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास का आधार होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसका जो उद्देश्य है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक उद्देश्य कहा जा सकता है। और इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रों के पारस्परिक शक्ति संघर्ष पर पड़ता है, किंतु इन राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति सामाजिक अशांति तथा आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन के वातावरण में संभव नहीं है। तो इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पीस को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। चौथा जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सामंजस्य, राज्यों के बीच जो है वो सामंजस्य को एस्टैब्लिश करना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक राष्ट्रसंघ का एक अन्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है कि वो उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य राज्यों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है। और यह संभव नहीं है कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से संबद्ध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का संपादन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर तथा उससे संबद्ध अनेक अभिकरण इस क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख दायित्व होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए यह कार्य काफ़ी महत्व का है, और इसके अभाव में संघ जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है। तो ये उसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स थे। मेन इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चार्टर के अनुच्छेद 1 के द्वारा इसको बताया गया है, जिसमें हमने देखा कि शांतिपूर्ण एवं शांति और सुरक्षा को कायम रखना है, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा चौथा जो है वो सामंजस्य को बनाना। तो 4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हैं, वो किन सिद्धांतों पर ये वर्क करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो चार्टर के अनुच्छेद 2 में उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी गई है, और ये सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय आधारों के उन नियमों के समान हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन जो है वो करेंगे। और जो चार्टर के अनुच्छेद 2 में सिद्धांतों का जो वर्णन करने की जो कही गई है बातें, उसमें जो पहला जो बात है वो कहा गया है कि सार्वभौमिक समानता। दूसरा जो कहा गया है कि सद्भावना को बनाना। तीसरा महत्वपूर्ण जो है विवादों का शांतिपूर्ण जो है वो समाधान करना। चौथा जो है धमकी अथवा बल प्रयोग नहीं करना। और 5वां जो है वो है कि सदस्यता, किस तरह से इसमें सदस्यता ली जाएगी। छठा है गैर सदस्य राज्यों के संबंध में सिद्धांत, और 7वां जो है वो है घरेलू क्षेत्राधिकार। तो इन 7 सिद्धांतों पर जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताई गई है, जिस पर इसकी नींव टिकी हुई है, और इसी के आधार पर, इन 7 सिद्धांतों के आधार पर, जिसमें हमने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
इस संघ का आधार सभी सदस्य राज्यों की संप्रभुता तथा समानता के सिद्धांत पर है। मतलब हम किसी भी राज्य को गुलाम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें इसका उद्देश्य किसी राज्य की संप्रभुता को छीनना नहीं है, बल्कि उसकी संप्रभुता को बनाए रखना है। और समानता का सिद्धांत, किसी के प्रति हमें पक्षपात नहीं करना है, सभी लोग जो है वो एक समान जो है वो व्यवहार करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सभी जो सदस्य हैं अपने अपने दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे, जिन्हें उन्होंने वर्तमान चार्टर के अनुसार जो हमने बताया लिखा गया है, ताकि सबको इस बात पर विश्वास हो जाए कि सदस्य होने की के लिए का जो भी अधिकार और लाभ है उन्हें मिलेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सभी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से मतलब उसका निष्पादन करना। मतलब सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक इस तरीके से तय करेंगे कि विश्व की शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। और चौथी जो बात कही गई कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को किसी राज्य की अखंडता, राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध ना तो धमकी देंगे और ना ही बल का प्रयोग करेंगे, और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों से मेल जो है वो नहीं खाता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है कि सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे हर कार्रवाई में मदद करेंगे जो वर्तमान चार्टर के अनुसार, और ऐसे किसी भी राज्य की मदद ना करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अमल करने या रोकथाम करने की कार्रवाई कर रहा हो। पांचवी जो बात कही गई है, छठी बात, कि राष्ट्र संघ इस बात का विश्वास दिलाएगा कि जो भी राज्य है, जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें, और जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो इन्हीं सिद्धांतों का पालन करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत है। और जो सातवीं जो बात कही गई है वो है कि वर्तमान चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी राज्य के उन मामलों में दखल देने का अधिकारी नहीं है जो निश्चित रूप से उन राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो डोमेस्टिक जुरिडिक्शंस के अंतर्गत आते हैं, और ना ही किसी भी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे मामलों को वर्तमान चार्टर के अधीन निपटाने के लिए रखे, उसके सामने भी नहीं रखेगा जो कि उसके घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो या घरेलू उसका मामला हो। लेकिन 7वें अध्याय में इसे अमल कराने के लिए जो कार्रवाई बताई गई है उन्हें लागू किए जाने पर इस सिद्धांत पर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये बताया गया है। और इन सिद्धांतों की व्याख्या जो है चार्टर के अनुच्छेद 2 में मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, और इन मौलिक सिद्धांतों के की जो चर्चा की गई है उसमें जो है पहला जो है वो सार्वभौमिक समानता, सॉवरेन जो है इक्वालिटी, दूसरी जो बात कही गई है कि सद्भावना, गुड फेथ, तीसरी विवादों का शांतिपूर्ण समझौता या समाधान, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और चौथा धमकी अथवा बल प्रयोग नहीं, नो थ्रेटन और यूज ऑफ फोर्स, और पांचवा जो है सहायता, असिस्टेंस, और सातवां गैर सदस्य राज्यों के संबंध सिद्धांत, और सातवां जो है इम्पोर्टेंट जो है वो घरेलू क्षेत्राधिकार, डोमेस्टिक जुरिडिक्शन। तो इन चारों सिद्धांतों पर जो है ये जो पूरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी नींव रखी गई है। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें उसके जो हैं कुछ कार्य हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं वो क्या कार्य हो सकते हैं। तो इन कार्य अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के नियमों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका कार्य क्षेत्र जो है वो क्या होगा। पहला कार्य क्षेत्र इसका होगा कि यदि कोई राष्ट्र अपने देश पर कोई अन्य देश पर आक्रमण करता है और विश्व शांति को भंग करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ शांति की स्थापना के लिए ठोस कदम उठा सकता है। और यदि सुरक्षा परिषद यह अनुभव करे कि सशस्त्र हस्तक्षेप आवश्यक है तो प्रस्ताव पारित होने पर यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेनाएं जो हैं वो हस्तक्षेप कर सकती हैं। सैनिक सहायता देने के लिए सदस्य देश स्वतंत्र हैं। मतलब जो फर्स्ट लीग ऑफ नेशन में क्या थी, सैनिक सहायता की व्यवस्था नहीं थी यहाँ, लेकिन यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी अपनी
सैनिक सहायता है, और वह जो है अगर उसके सिद्धांतों को कोई राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है और उसकी बात नहीं सुनता है और गलत ढंग से उस पर आक्रमण करता है, तो यह अपनी सेनाएं भेजकर जो है वो जो भी राष्ट्र है उसकी सहायता कर सकता है और उसको रोक सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कार्य है कि यदि दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो है आपसी झगड़े हो जाएं, तो किसी भी समिति को जो है वो भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ उस झगड़े की जांच करा सकता है और दोनों राष्ट्रों के मध्य समझौता भी करा सकता है और राष्ट्रों के मध्य समझौता कराकर शांति बनाए रखने के लिए उसको बाध्य कर सकता है। तो ये दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जिन क्षेत्रों में वैमनस्य फैला हुआ है, शांति भंग होने की आशंका है, वहां पर अपनी टीम भेजकर स्थिति की जांच करा सकता है, सूचना एकत्र करा सकता है एवं स्थिति नियंत्रण के लिए कोई भी कदम जो है वो उठा सकता है। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि दो राष्ट्रों के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तय किए जा सकते हैं। और पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक सहयोगी अंग विश्व की हर प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों और को प्राप्त करने के लिए जो है वो इस तरह से वो वर्क करती है। अब है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है। श्वेत रंग की है, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं हैं और बीच में विश्व का मानचित्र है जो हल्की नीली पृष्ठभूमि का आधार है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर द्वारा अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ध्वज को अंगीकृत किए। ये सब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं कभी कभी, इसलिए उसको बताया जा रहा है कि कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे या वन वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप इसको आपको याद रहे तो आप लिख सकते हैं। चूँकि यह जो चैप्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पीजी के सेमेस्टर के लिए तो है ही, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे जो है वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पेपर से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस दृष्टि से भी यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, इसका संविधान जो है, संविदा को कवनेंट कहते हैं। जो संविदा होते हैं उसको हम लोग कवनेंट कहा जाता है और इसमें संघ के उद्देश्य, सिद्धांतों तथा नियमों का उल्लेख होता है और ये उद्देश्य मानवता को भविष्य में आने वाले युद्ध के प्रकोप से बचाने, सामान्य जनमानस को उसके मौलिक अधिकार दिलाने, आर्थिक सामाजिक उन्नति करने आदि बातों से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द हैं और 111 धाराएं हैं तथा 19 अध्याय हैं, चैप्टर हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जो भाषा है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। दो भाषाओं में जो भी उसके वर्किंग प्रोसीजर होते हैं वो इन्हीं दोनों भाषाओं में होते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का निर्माण 1952 में हुआ। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर बना है और इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39वें मंजिल का है और इसके लिए जमीन जॉन डी फेलर ने दान में दी थी और मुख्यालय में कुल लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें जो है वो अक्टूबर 1952 से मतलब शुरू हुई थी और 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में यूएनओ की आम सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में 10 फरवरी को। और 31 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ संविदा पत्र के प्रभाव के आने की ऐतिहासिक तिथि 24 अक्टूबर 1945 रही है। मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। अब है कि इसके अंग जो हैं इसमें कुछ जो संशोधन हुए उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर दूं
कि जो इसमें संशोधन की प्रक्रिया है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन, उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें भी संशोधन किया जाता है। पहला जो संशोधन जो करने की पद्धति है, उसमें इस विधि के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाती है, और यदि उसकी संपूर्ण सदस्य संख्या की 2/3 सदस्य इसके लिए सहमति हो। दूसरा कि विधि के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्य एवं सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य संविधान में संशोधन पर विचार के लिए एक महाधिवेशन जो है वो आयोजित कर सकते हैं, और संशोधन प्रस्ताव हेतु महाधिवेशन के 2/3 मतों से इसे अनुमोदित करने की आवश्यकता है। और प्रस्तावित संशोधन तब तक अपने प्रभाव में नहीं आता जब तक कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के द्वारा अनुसमर्थन ना कर दिया जाए। तो ये 2 प्रोसीड्योर है इसमें जो है परिवर्तन करने का, संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए। और इसमें 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संविधान में संशोधन किया गया था। और 30 अक्टूबर 2008 को 8 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की जो संख्या थी वो 192 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 193 इसके सदस्यों की संख्या है। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग, जिनको हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना भी है। तो इसके जो महत्वपूर्ण अंग है, इसके 6 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पहला जो अंग है वो है महासभा, जिसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। तो ये इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें से 2 अंगों को हमें पढ़ना भी है, जिसमें महासभा और सुरक्षा परिषद, मतलब जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद के गठन और कार्य को भी हमें पढ़ना है, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंगों में सबसे बड़ा अंग जो है वो, और सबसे लोकप्रिय जो अंग है, उसको महासभा कहते हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक केंद्रीय निकाय है। और बेंडेन वर्ग ने इस महासभा को संसार की नगर की सभा जो है वो द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड का भी नाम दिया है। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका गठन कैसे हुआ, उसकी संरचना क्या है, वो किस तरह से बनी है, उसकी चर्चा हमने की। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो लीग ऑफ नेशन बना, और उसके बाद उसकी विफलता के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया, उसका आधार क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके सिद्धांत क्या थे, और उसके महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य हैं, तथा उसके कौन कौन से अंग हैं, इसकी चर्चा जो है हम लोगों ने की। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।